गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट त्रिविम रसायन विज्ञान या स्टीरियो केमिस्ट्री, और इसमें हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखी और अपने पिछले वीडियो में बात की कि किस तरह से हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस के द्वारा किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का निर्माण करते हैं या रेसिमिक मिक्सचर को सिंथेसाइज करके उससे वियोजन विधि के द्वारा कैसे इच्छित समावयवी को प्राप्त करते हैं। ये जो इनेंशियोमर्स हैं, ये जो प्रकाशिक समावयवी हैं, इनमें जो सेंट्रल कायरल कार्बन एटम है उसके चारों ओर जो परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था है उसे कहा जाता है विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी यौगिक के विन्यास को निर्धारण करने के लिए दो बेसिक मेथड्स हैं, दो पद्धतियां हैं। एक रिलेटिव या आपेक्षिक विधि और दूसरी है निरपेक्ष या एब्सोल्यूट विधि। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, किसी ज्ञात विन्यास वाले अणु को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, मानक मानते हैं, और उससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा नए कायरल कंपाउंड को बनाते हैं और बनने वाले कंपाउंड का ओरिएंटेशन वही मानते हैं जो पेरेंटल कंपाउंड का था जिससे वो यौगिक बना है। जबकि एब्सोल्यूट में वास्तविक विन्यास को निर्धारित किया जाता है। ये किसी स्टैंडर्ड संरचना से हम इसका कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि उसके वास्तविक विन्यास को हम ज्ञात करते हैं। रिलेटिव सिस्टम जो है इसको हम DL कैपिटल L से शो करते हैं, जबकि जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम RS नॉमेनक्लेचर से शो करते हैं। DL nomenclature is the oldest nomenclature system for enantiomers। ये सबसे प्राचीन विधि है और इसमें जो ग्लिसरैल्डिहाइड है इसको हमने स्टैंडर्ड माना, और डी ग्लिसरैल्डिहाइड जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लिसरैल्डिहाइड में हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन करके देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट में है या लेफ़्ट में है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं डी ग्लिसरैल्डिहाइड में, तो यहाँ हम देख रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड में ये जो सेंट्रल कायरल कार्बन है या जो ये कायरल सेंटर है, इसमें इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है, दाहिनी तरफ है, और इसीलिए हमने इसे सिंबलाइज किया कैपिटल D से। इसी तरह से ये जो दूसरा विन्यास है इसमें हम देख रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड के इस विन्यास में इस सेंट्रल कायरल कार्बन पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड में है। तो इस तरह से इसे हमने माना डी ग्लिसरैल्डिहाइड और इस विन्यास को हमने कहा L ग्लिसरैल्डिहाइड। तो अब इस ग्लिसरैल्डिहाइड से यदि हम कोई और कायरल यौगिक बनाते हैं, जैसा कि अभी हम नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो बनने वाला यौगिक या उत्पाद है उसका विन्यास हम वही लेते हैं। डी ग्लिसरैल्डिहाइड से बनाया तो D मानते हैं, L ग्लिसरैल्डिहाइड से बनाया तो उसे L विन्यास निर्धारित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने लिया डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसका पहले ऑक्सीडेशन करवाया और फिर PbR3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से रिएक्शन कराई, ये कंपाउंड बना और फिर इसका रिडक्शन किया। रिडक्शन से ये जो CH2Br ग्रुप है ये CH3 में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला लैक्टिक एसिड। तो हम देख रहे हैं इसका विन्यास दिया गया है D। क्यों? क्योंकि इसका सिंथेसिस जो हुआ है वो किससे हुआ है? डी ग्लिसरैल्डिहाइड से हुआ है। तो इसी तरह से L ग्लिसरैल्डिहाइड से यदि कोई कंपाउंड बनता है तो उसे हम नाम देते हैं L विन्यास वाला जो भी कंपाउंड हमने बनाया है, एसिड या कोई भी अन्य यौगिक। सेकेंड पद्धति पे आते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पे। इसे हमने कहा कि इसे हम RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं। जो DL नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसका ड्रॉबैक क्या है कि हमें एक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में ही हम निर्धारण कर सकते हैं, इसलिए एक ऐसे डेफिनेट यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की ज़रूरत महसूस की गई। तो कॉन, इंगोल्ड और प्रिलॉग इन्होंने मिलकर के एक रूल दिया जिसे सीक्वेंस रूल हम कहते हैं, और इन्होंने ही RS सिस्टम को इसके थ्रू
सबसे पहले प्रपोज किया। तो सबसे पहले कॉनिंगोल्ड प्रिलॉग रूल जो है, इसमें हम सीक्वेंस रूल जिसे हम कहते हैं, इसको पहले हमें देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप वी नीड टू असाइन द प्रायोरिटी टू द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू अ कायरल सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है, उस सेंट्रल कार्बन एटम से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप है, उन्हें एटॉमिक नंबर के बेस पे या परमाणु संख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में 1 2 3 4 इस तरह से चारों समूहों को हम प्रायोरिटी देते हैं, उनको क्रमबद्ध करते हैं। दूसरा है, priorities to the group's atoms can be assigned as per the sequence rule. After assigning the priority to the atoms or groups attached to the chiral center, molecule is oriented in such a way that the lowest priority group is directed away to the observer. जब हमने चारों ग्रुप के लिए सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी या प्रायिकता का निर्धारण कर लिया, उसके बाद हम उस मॉलिक्यूल को, यानी कि जो मॉडल है मॉलिक्यूल का, उसको हम इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का, यानी कि चौथे नंबर का जो समूह है, वो ऑब्जर्वर से, दर्शक से, जो उसको देख रहा है, उससे पीछे की तरफ, दूर की तरफ चले जाए, ना कि सामने फ्रंट की तरफ आए। जब हम चौथे नंबर के ग्रुप को इस तरह से मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं, ओरिएंट करते हैं कि चौथे नंबर का जो ग्रुप है वो एकदम रियर साइड में चले जाए, बैक में चले जाए ऑब्जर्वर से, फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग एटम्स इज़ व्यूड। फिर हम बचे हुए जो तीनों ग्रुप्स हैं, जो एटम्स हैं, उनको देखते हैं। कैसे देखते हैं? बाय फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़। फिर हम 1 2 3 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे? डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी जो सबसे अधिक प्रायिकता वाला है उसे 1 दिया, उससे कम को 2, उससे कम को 3 और सबसे कम को 4। तो 4 नंबर की प्रायोरिटी वाला जो एटम है, पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि वो चौथे नंबर वाला ग्रुप पीछे की तरफ चले जाए, और बाकी बचे हुए जो 3 ग्रुप हैं 1 2 3, उसे हम देखते हैं कि किस तरह से ये 1 2 3 किस तरह से जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, या हम उनको फॉलो करते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंट है कि 1 2 3 जब हमारी आइज़ फॉलो करती हैं, जब उसे देख रही होती हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि ये ग्रुप्स होते हैं, तो हम उन्हें आर कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज या घड़ी की घूमने की सुई की विपरीत दिशा में अगर ऐसा होता है, तो हम उसे एस विन्यास निर्धारित करते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल में 2 या 2 से कायरल कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, तो हम हर कायरल कार्बन के लिए, हर कायरल केंद्र के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। यानी कि एक ही अणु में यदि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हैं, कायरल कार्बन हैं, तो हो सकता है कि एक के लिए आर हो, दूसरे कार्बन जो कायरल कार्बन है उसके लिए एस हो, दोनों के लिए आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने कायरल कार्बन हैं, हमें सब के लिए इसी तरह से, इसी पाथवे को फॉलो करते हुए हमें कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करना होता है। अब जो कॉनिंगोल्ड प्रिलॉग ने बताया था, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रायिकताएं निर्धारित करनी होती हैं। तो कैसे हम करते हैं, देखते हैं सीक्वेंस रूल को। सबसे पहला है, इफ़ ऑल द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कायरल सेंटर आर डिफरेंट, द सीक्वेंस प्रायोरिटीज इज डिटरमाइंड बाय देयर एटॉमिक नंबर। यानी जो सबसे पहला रूल है वो क्या? एटॉमिक नंबर। हम क्या करेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1 पे उसको रखेंगे। एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम प्रोसीड करते जाएंगे, और इस तरह से एटम्स को 2 3 4 हम नंबरिंग देते जाएंगे। जैसे हम इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, ये सेंट्रल कार्बन, इससे जुड़े हुए ये 4 ग्रुप, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
तो यदि हम एटॉमिक नंबर के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ब्रोमीन चूँकि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, इसका पीरियोडिक टेबल में सबसे बाद में ये आता है बाकी तीनों के कंपैरेटिवली, तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी, ऑक्सीजन चूँकि उससे पहले आती है क्लोरीन से पहले, तो हम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और हाइड्रोजन चूँकि फर्स्ट एलिमेंट है सबसे पहले आता है तो इसे हम फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। एटॉमिक नंबर के बेस पे हम चलेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इस तरह से इसको कम प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देंगे। तो ये 4 ग्रुप हमारे पास हो गए, 4 एटम्स हैं, इनको हमने 1 2 3 4 प्रायोरिटी दी। यहाँ हमें ये ध्यान में रखना होगा कि यदि हैवी आइसोटोप कहीं पर है, जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम जो कार्बन है इसके साथ जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और क्लोरीन तो बिल्कुल इसी तरह से हम फॉलो करेंगे, ब्रोमीन को फर्स्ट और क्लोरीन को सेकंड। ये हमने दिया यहाँ पे ब्रोमीन को नंबर 1 और क्लोरीन को नंबर 2। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की हम बात करें तो यहाँ पे हमें एटॉमिक मास को फॉलो करना होगा, और चूंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन का भी 1 ड्यूटेरियम का भी 1, तो हमें यहाँ पर एटॉमिक मास को ध्यान में रखना होगा, और जिसका द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उसे हमें हायर प्रायोरिटी पे रखना होगा। तो नेचुरली ड्यूटेरियम को हम ज़्यादा प्रायिकता देंगे हाइड्रोजन की तुलना में, तो ड्यूटेरियम को हमने दिया नंबर 3 और हाइड्रोजन को हमने दिया नंबर 4। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अटैच्ड हैं कायरल सेंटर पे जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर्स के बाद हम नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट एटम पे, और उसके एटॉमिक नंबर को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रायिकता निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंट्रल एटम कार्बन जो कायरल कार्बन है, उस पे दोनों जगह कार्बन जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जगह COOH ग्रुप है और एक जगह हम देख रहे हैं कि CS3 ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन तो दोनों में सेम है, कार्बन से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एक कार्बन पर क्या है O, जबकि दूसरे पे हम जा रहे हैं तो क्या है H, CS3 में H, तो हम COOH को ज़्यादा प्रायिकता देंगे। इस एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं सेंट्रल एटम कार्बन में एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, इधर एक मिथाइल ग्रुप और इधर इथाइल ग्रुप। तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर आए तो इधर भी कार्बन है मिथाइल में और इथाइल में भी कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन से नेक्स्ट चलेंगे। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के बाद तीसरा एटम भी कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो इसका एटॉमिक संख्या चूँकि कार्बन की ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा प्रायिकता देंगे इथाइल ग्रुप को, और मिथाइल ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी पे लेंगे। तो इसमें सीक्वेंस क्या हुआ, 1 ब्रोमीन, 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल और 4th पे आया हाइड्रोजन। अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, कोई मल्टीपल बॉन्ड अगर आ रहा है किसी ग्रुप में, तो हम ये मानेंगे कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं उनको हम कंसीडर करेंगे डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट की तरह। जैसे C डबल बॉन्ड O यदि है तो हम कहेंगे कि CO ये 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, और इस तरह से डबल बॉन्ड वाले को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब किस तरह से हम कॉन इंगोल्ड प्रिलॉग के रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे नंबरिंग देते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एक ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के थ्रू आगे फिर मॉलिक्यूल जो है ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है इसमें। तो यहाँ यदि हम इन चारों को देखें जो कि डायरेक्टली अटैच्ड हैं कार्बन से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन को लेंगे, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप क्योंकि कार्बन है थर्ड पे, और 4th पे हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हम
1 से चलना शुरू करेंगे। फोर्थ को तो हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया, उसको सबसे पीछे हमने रखा लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को, और हम क्या करना शुरू करेंगे, 1 से 3 की तरफ चलना शुरू करेंगे। 1 2 3। तो जब हम यहाँ चल रहे हैं 1 2 3, तो ये एक साइकिल जैसी बन रही है, एक ये सर्किल सा बन रहा है। इस सर्किल की डायरेक्शन हम देखेंगे कि हमारी आँखें जो इस सर्किल में चल रही हैं ये किस तरह से, ये जो ग्रुप्स को हम देख रहे हैं ये किस तरह से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि घड़ी के घूमने की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज इस सर्किल में जो एरो की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो इट मीन्स ये ग्रुप कैसा, ये जो मॉलिक्यूल है इसका विन्यास इस कार्बन का कैसा होना चाहिए, आर विन्यास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आर हमने मेंशन किया है। अगर कभी भी एरो एंटी क्लॉकवाइज आता है, अगर एरो क्लॉकवाइज है तो हम आर कहेंगे। अगर यही एरो घूमते हुए यदि अपोजिट, यानी कि घड़ी के सुई की घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो हम इसे कहते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लॉकवाइज हमेशा आर को बताता है और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एस को बताता है। इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं ये सेंट्रल एटम कार्बन, इससे जुड़े हुए हैं क्लोरीन, NH2 हाइड्रोजन, और ये इधर कार्बन के थ्रू आगे पूरा मॉलिक्यूल मतलब कार्बन के थ्रू जो है आगे कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है और ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो CH2 CH3 ग्रुप, इथाइल ग्रुप हम इसको मानेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, फिर NH2 को सेकंड, थर्ड कार्बन को, और फोर्थ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फिर हमने क्या किया, पीछे की तरफ। ये जो इस तरह से डैश्ड स्ट्रक्चर आ रही है इट मीन्स कि ये ऑब्जर्वर से दूर है, पीछे की तरफ है, जबकि ये जो वेज शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो फिर प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हम इसी तरह से 1 2 3 चलना शुरू करेंगे। तो हम 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर आए, तो हम कैसे चल रहे हैं, ये एरो जो चल रहा है ये किस तरह से, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा के विपरीत, यानी कि 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होने के कारण ये जो कायरल कार्बन है इसका विन्यास कैसा होगा, एस विन्यास होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यदि इन दो अणुओं को हम देखें तो ये एक आर विन्यास है, और इस आर विन्यास वाले इस मॉलिक्यूल का यदि हम मिरर इमेज देखें तो वो कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखाई देगा। अब देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का आता है। तो फर्स्ट पे हमने लिया ब्रोमीन, सेकंड पे हमने लिया ऑक्सीजन, थर्ड पे हमने लिया मिथाइल ग्रुप। तो फर्स्ट पे हमने लिया ब्रोमीन, सेकंड पे हमने लिया ऑक्सीजन, और थर्ड पे हमने लिया मिथाइल ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। तो जब अब हम चलना शुरू करेंगे तो कैसे चलेंगे हम, इधर ब्रोमीन फर्स्ट पे, ऑक्सीजन सेकंड पे, मिथाइल थर्ड पे, यानी कि हम किस तरह से चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो कैसा, एस। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का आर था, लेकिन उसका जो इनेंशियोमर है, उसका जो दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया, एस कॉन्फ़िगरेशन। All the chirality centers in enantiomers are inverted. Every R is S, every S is R in the enantiomer। यानी कि ये एक ही परमाणु, एक ही कायरल कार्बन की बात नहीं है। जितने कायरल सेंटर्स एक मॉलिक्यूल में हैं उन सभी कायरल सेंटर के लिए ये वाली चीज़ होगी कि अगर एक कायरल कार्बन का R है तो उसके मिरर इमेज या एनेंशियोमर का S होगा। अगर किसी कायरल कार्बन का S है सेम मॉलिक्यूल में तो उसके मिरर इमेज का कैसा होगा, R कॉन्फ़िगरेशन होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।